सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर श्रुति कुमार, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं बाल रोग विभाग, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, देहरादून में। और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है सेरिब्रल पाल्सी, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर श्रुति कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि सेरिब्रल पाल्सी आखिर है क्या। सेरिब्रल पैल्सी, अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो सेरिब्रल मतलब ब्रेन और पैल्सी मतलब मसल से रिलेटेड या मूवमेंट से रिलेटेड। तो सेरिब्रल पैल्सी एक डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन में और डेवलपिंग ब्रेन में, जो शुरू का ब्रेन है माँ के पेट के अंदर जब बच्चा पनपता है, वहाँ से लेके जो शुरू के ग्रोइंग पीरियड है 0 to 2 to 3 years, उसमें अगर ब्रेन में कोई भी इंसल्ट होती है, कोई भी डैमेज या इंजरी होती है, उसकी वजह से बच्चे का चलना, मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सेरिब्रल पैल्सी कहते हैं। मोटे तौर पे ये जो डिसऑर्डर होता है वो शुरुआत में ही हो जाता है और ये हमेशा के लिए जो डैमेज होता है वो हमेशा के लिए रहता है। ऐसा नहीं होता कि जो जैसे हमारी त्वचा है उसमें अगर कोई भी चोट लग जाती है तो त्वचा वापस से रिपेयर हो जाती है, लेकिन ब्रेन की जो इंजरी होती है, जो सेल्स होते हैं, वो एक बार डैमेज हो जाते हैं तो वो एक परमानेंट डैमेज होता है। इसीलिए ये जो डिसऑर्डर होता है वो परमानेंट होता है। आम व्यक्ति इस रोग को किस रूप में लेते हैं? ज़्यादातर लोग, इवन मेडिकल डॉक्टर्स के बीच में भी, टीचर्स के बीच में भी, अगर हम कोई बच्चा जो सेरिब्रल पैल्सी का देखते हैं तो लोगों के मन में विचार एक ही आता है, वो मेंटल रिटार्डेशन, जो कि बिल्कुल ही गलत धारणा है। इनमें से जो सेरिब्रल पैल्सी है, इवन दो जो ये ब्रेन में इंजरी या इंसल्ट की वजह से हो रहा है, ब्रेन में बहुत सारे एरियाज होते हैं, तो मोटर एरिया ज़्यादा अफेक्टेड होता है उसमें। हालांकि ऐसा नहीं होता कि ब्रेन में आइसोलेटेड मोटर एरिया अलग होता है और मेंटल या समझने का एरिया अलग होता है, बहुत सारा ओवरलैप होता है। मोटे तौर पे इसमें मोटर डिसऑर्डर ज़्यादा होता है और 50% ऑफ बच्चे जो सेरिब्रल पैल्सी के होते हैं उनकी IQ नॉर्मल होती है। वो बहुत अच्छे से सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकते हैं अगर हम प्रयास करें तो। हम जानना चाहेंगे खास कारण क्या है इसके पीछे। जब हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन की इंजरी या इंसल्ट हो रही है तो वो बच्चा जब पेट में होता है, यानी प्रीनेटल, बर्थ के पहले, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इंसल्ट वहीं से शुरू हो जाती है, या ड्यूरिंग बर्थ जब बच्चा पैदा हो रहा है उसमें कोई दिक्कत आती है, या शुरू के जो 0 to 2 years हैं उसमें कोई भी डैमेज हो। जैसे अगर हम बात करें डिलीवरी के पहले तो मदर में जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल कंजम्पशन, कुछ दवाइयाँ हो गई, या मदर को कोई गिर गई, चोट पहुंच गई, या मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया, टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस, और कुछ % में ये जेनेटिक भी हो सकता है जिसमें ब्रेन में कुछ मैल्फॉर्मेशंस होते हैं जो भी सेरिब्रल पैल्सी की तरह प्रेजेंट करते हैं। अगर हम आगे चलें, जैसे बर्थ के टाइम कई बच्चे जैसे जन्म के टाइम फंस जाते हैं और उनको खींच के निकाला जाता है या औजारों से निकल जाता है। बच्चे रोते नहीं हैं, जब पैदा हुए रोए नहीं, किसी भी कारण से। बहुत बार पता लगता है कि बच्चे ने शुरू में ऑक्सीजन की कमी हुई जिसकी वजह से उनकी धड़कन बढ़ गई या पेट में लैट्रिन कर दी, जिसकी वजह से उनका सिजेरियन होना पड़ा, इमरजेंसी सेक्शन होने पड़ा। ये बच्चे कई बार रोते नहीं हैं, उनको ICU में रखना पड़ा। या मदर को कोई लीकिंग इन्फेक्शन हो गया लास्ट एकदम डिलीवरी के पहले, कोरियोअमनियाइटिस जिसको बोलते हैं, जिसमें गंदा पानी आता है। तो इन सारे कारणों से, या होम डिलीवरी हुई जिसमें दिक्कत हुई, पता नहीं लगा, रोया नहीं बच्चा, ये कारण। या फिर जब बच्चा थोड़ा जब पैदा हो गया उसके बाद जॉन्डिस हो गया, उसको जॉन्डिस भी हल्का फुल्का होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी जैसे स्पेशली अगर मदर RH नेगेटिव मदर है या O पॉजिटिव मदर है जिसका बच्चा O ब्लड ग्रुप नहीं है, तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, या RH इनकम्पैटिबिलिटी, इन केसेस में पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या 25-30। तो ये जब पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये ब्रेन में डैमेज क्रिएट कर सकता है और जिसका लेटर ऑन इफेक्ट सेरेब्रल पैल्सी की तरह प्रेजेंट कर सकता है। आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है तो ये डिसऑर्डर्स, मतलब ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी, इन सब के ट्रीटमेंट है। तो अगर हम सही समय पे सही तरह से इलाज करें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और भी जैसे 0 to 2 years में कोई बच्चे को ब्रेन फीवर हो गया, या बच्चा कोई हाइट से गिर गया, कोई इंजरी हो गई, तो किसी भी तरह से अगर ब्रेन को कोई भी डैमेज हुआ है, या स्ट्रोक हो गया छोटे बच्चे में, कई बार पेट में भी इन यूट्रो स्ट्रोक भी पॉसिबल है, तो किसी भी तरह से जो ग्रोइंग ब्रेन है अगर उसको कोई भी इंजरी हुई तो वो लेटर ऑन वो पोस्चर एंड मूवमेंट अफेक्ट करता है, मसल्स का अफेक्ट करता है, जो कि सेरिब्रल पॉल्सी कॉज कर सकता है।
ऐसा कहा जाता है कि सेरिब्रल पाल्सी जो है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, तो हम जानना चाहेंगे कितने प्रकार की होती हैं सेरिब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पैल्सी डिपेंड करता है कि ब्रेन का जो डैमेज है वो कौन से एरिया को अफेक्ट कर रहा है और उसका कारण क्या है। जैसे उसी के बेसिस पे उसके प्रकार तय किए गए हैं। जैसे हम कहते हैं स्पैस्टिक, सबसे कॉमन जो सेरेब्रल पैल्सी होता है स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी होता है, जिसमें बॉडी की मसल्स टाइट होती हैं। तो उसमें भी कई तरह के होते हैं। एक होता है चारों हाथ पैर के मसल्स टाइट होना, जो सबसे सिवियर टाइप होता है, जिसको कहते हैं स्पैस्टिक क्वाड्रिप्लेजिक सीपी। दूसरा होता है हेमीप्लीजिक, यानी एक तरफ की स्पैस्टिसिटी है, एक तरफ की टाइटनेस ऑफ मसल है, एक तरफ की वीकनेस ज्यादा है, एक तरफ थोड़ा बेटर है, तो हेमीप्लीजिक सीपी होता है। एक होता है केवल हाथ पैर इन्वॉल्वमेंट है लेकिन पैरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर देखा है प्री मैच्योर बच्चों में, स्पेशली जो 27-28 हफ्ते, यानी जैसे हम नॉर्मली बच्चे का जो जन्म मानते हैं वो 38 से 40 हफ्ते में जो नॉर्मल डिलीवरी होती है फुल टर्म, लेकिन जो 37 वीक्स के पहले जो डिलीवरी होती है वो सारी प्री मैच्योरिटी में आती हैं, और उसमें भी जितना ज़्यादा प्री टर्म होता है उतना ज़्यादा रिस्क होता है उन बच्चों को प्रॉब्लम्स होने के, NICU में भर्ती होना पड़ता है, उसकी वजह से सेरेब्रल पैल्सी होती है। तो उन बच्चों में डाइप्लीजिक सीपी जो कहते हैं, जिसमें पैरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और बाकी अपर लिम्ब और ऊपर वाला पोर्शंस वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होता है। दूसरा जो मैंने बताया जॉन्डिस वाले बच्चे होते हैं, जिनको जॉन्डिस बहुत ज़्यादा होता है, उनमें डिस्काइनेटिक सीपी या एक्स्ट्रा पिरामिडल सीपी, जिसमें कि जो मसल की टोन है वो बढ़ी हुई बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट उसमें एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे चलने में दिक्कत होती है, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इन सब में दिक्कत होती है। एक और सीपी होती है जो कि थोड़ी कम कॉमन है, वो हाइपोटोनिक सीपी, जिसमें बच्चा लूज होता है। अब लक्षण बताएं, किस तरह से हम तय कर पाते हैं कि ये जो बच्चा है सेरेब्रल पाल्सी का मरीज है। जब हम सेरेब्रल पैल्सी के मरीज के बारे में सोचते हैं कि ये सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है, तो पहली चीज़ जैसे मैंने बताया उसकी डेफिनेशन में ही कि हमें कोई ना कोई उसका कॉज जो ब्रेन को इंजरी कराया वो उसकी हिस्ट्री मिलनी चाहिए। तो अगर हमें कोई कॉज मिल रहा है कि हाँ ये बच्चा देर में रोया था, ये बच्चा गिर गया था, इसको NICU में भर्ती होना पड़ा था, या ये प्री मैच्योर हुआ था फिर NICU में वेंटिलेटर पे रहा, या जॉन्डिस बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से कोई हमें हिस्ट्री मिल रही है तो एक क्लू वहाँ से मिलता है। उसके बाद फिर हमें उसका क्लिनिकल साइंस मिलते हैं। तो साइंस डिपेंड करता है बच्चे की जो सेरेब्रल पैल्सी की कौन सा टाइप है और कितना सिवियर डैमेज है, उस पे डिपेंड करता है उसका क्लिनिकल सिम्टम्स या साइंस कैसे हैं। अगर हम बिल्कुल छोटे बच्चे में बात करें तो उसमें कुछ मोटर साइंस एबनॉर्मल मिलते हैं जो कि सेरेब्रल पैल्सी की तरफ हमें इंडिकेट करते हैं। जैसे बच्चा जब 3-4 महीने का होता है तो मुट्ठी खोलने लगता है, लेकिन इन बच्चों में बहुत फिस्टिंग जिसको बोलते हैं, अंदर अंगूठा अंदर रख के बिल्कुल टाइट मुट्ठी बांधे रहते हैं, खोलते ही नहीं है ये बच्चे। दूसरी चीज़ जैसे गर्दन संभालना बच्चा शुरू कर देते हैं 4 से 5 महीने में, ये बच्चों का गर्दन संभलता ही नहीं है, या गर्दन संभलेगा भी तो पूरी तरह से नहीं संभलेगा। इन बच्चों में बहुत आर्चिंग या ओपिस्टोटोन जिसको कहते हैं अकड़ापन होता है, बहुत टाइटनेस होती है। पैरों का अकड़ापन से क्या होता है कि दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर करके रखते हैं बच्चे, टाइटनेस की वजह से। मदर्स कई बार कंप्लेन करती हैं हमें डायपर पहनाने में दिक्कत होती है, या फिर बच्चे बहुत अकड़ापन की वजह से पीछे की तरफ भागते हैं, जिसमें गर्दन और नेक एकदम पीछे की तरफ भागती है। तो ये कुछ एबनॉर्मल मोटर साइंस होते हैं कि जो कि सेरेब्रल पैल्सी को इंडिकेट करते हैं। थोड़े बड़े बच्चे में अगर बात करें, जैसे जब बच्चा 6-7-8 महीने का हो जाता है तो बच्चे देर से जैसे बैठना, ना बैठ पाना या चलना नहीं पाना, तो ये सारी जो मोटर एबनॉर्मलिटीज होती हैं, मोटर साइंस होती हैं, वो सेरेब्रल पैल्सी को इंडिकेट करते हैं। जब एक सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चा आपके पास आता है तो डायग्नोस कैसे करते हैं? क्या ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है? हाँ जी, ये बिल्कुल एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। पहली बात तो हम बच्चे का हिस्ट्री, पूरा डेवलपमेंट हिस्ट्री लेते हैं कि उसके बर्थ में क्या हुआ था, जब बच्चा पेट में था तो कैसा रहा था, और अभी कैसे कैसे उसका विकास हो रहा है। प्लस हम उसका क्लिनिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि उसकी बॉडी की मसल्स में वीकनेस है कि नहीं है, जो बॉडी की मसल की टोन है वो
उसमें टाइटनेस है, लूजनेस है, अगर हम उसको पुल करते हैं, बच्चे को बिठाने की कोशिश करते हैं, हेड कितना कंट्रोल होता है, तो एक पूरा टोटल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम बच्चे का करते हैं, जिससे हमें सेरेब्रल पैल्सी का डायग्नोसिस बनता है। हम डॉक्टर्स इसको जल्दी डिटेक्ट करते हैं और जितना ज़्यादा सीवियर सेरेब्रल पैल्सी है, जितना ज़्यादा डैमेज है, उतनी जल्दी इसको हम पिकअप करते हैं। लेकिन यूजुअली जो एकदम फर्मली हम जो माइल्ड केसेस हैं स्पेशली, उनमें हम फर्मली कि ये सेरेब्रल पैल्सी है उसको ज़्यादातर हम वेट करते हैं करीब 1.5 साल पे बताने के लिए। अदरवाइज हम उसको लिखते हैं कि इवॉल्विंग सेरेब्रल पैल्सी, मतलब सेरेब्रल पैल्सी की तरफ ये इवॉल्व हो रहा है। बट 100% हम तभी बताते हैं जब या तो एकदम सीवियर केसेस है जो क्लियर कट है, क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो हमने करा लिया और हाँ ये सेरेब्रल पैल्सी आ गया, जैसे हम टाइफाइड मलेरिया करते हैं। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जी, क्लिनिकल डायग्नोसिस तो है, लेकिन क्या कुछ जांचें तो आप करवाती ही होंगी? तो जो हम जांचें करवाते हैं, तो हमने कहा ना सेरेब्रल पैल्सी के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, तो जो कॉज है वो पता करने के लिए हम उसके टेस्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ब्रेन में कितना डैमेज है ना, कई बार इनमें एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे सीजर हैं, फिट्स आना, या विजन की प्रॉब्लम या हियरिंग की प्रॉब्लम। इस तरह की जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, यूरिन कंट्रोल, बावल कंट्रोल, स्टूल कंट्रोल, ये सारी जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, और जो सेरेब्रल पैल्सी का जो कॉज है मेन, उसके लिए कि कोई ऐसी चीज ना हो जो सेरेब्रल पैल्सी की तरह दिख रही हो लेकिन हम उसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ये जो ब्रेन का डैमेज है वो तो सेरेब्रल पैल्सी का जो है वो ट्रीटेबल नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज हम मिस ना कर रहे हैं जो ट्रीटेबल है, जो सेरेब्रल पैल्सी जैसी दिख रही है क्लिनिकली, उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक तो MRI ब्रेन। जैसे मैंने कहा ना, ब्रेन में एरियाज बहुत ओवरलैप्ड होते हैं और कहाँ कहाँ डैमेज है उस पर डिपेंड करता है क्या क्या प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड। तो डेफिनेटली सेरेब्रल पैल्सी डिसऑर्डर जो है पोस्चर एंड मूवमेंट का है, बट उसमें साथ साथ सेंसरी इम्पेयरमेंट यानी विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, अटेंशन प्रॉब्लम्स, ये अदर कोमॉर्बिडिटीज एंड प्रॉब्लम्स हैं जो कि एसोसिएटेड पाई जाती हैं इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस। तो वो भी आइडिया, उसके लिए हम जैसे हियरिंग के लिए हमारा टेस्ट होते हैं, हियरिंग टेस्ट जिसको हम बेरा कहते हैं, जो कि 3 से 6 महीने के बीच में हम यूजुअली कराते हैं। उसके पहले हम स्क्रीनिंग ऑफ हियरिंग करा सकते हैं छोटे बच्चों में, बट जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है, क्योंकि जो कोमॉर्बिडिटीज है, मान लो कोई बच्चा साथ में हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे इम्प्रूवमेंट हो। तो ब्रेन में जो पीछे वाला ऑक्सीपिटल जिसको हम कहते हैं, पीछे वाला एरिया, वो विजुअल एरिया होता है। तो अगर वो डैमेज है तो भले ही हमारी आंखें नॉर्मल है, लेकिन हम परसीव नहीं कर पाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है तो न्यूरॉन्स बने हुए होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं आपस में, वो ही लर्निंग क्रिएट करते हैं। उसी से लर्निंग होती है, क्योंकि उसी से इम्पल्स सारी जाती है। और जितना ज़्यादा बच्चे को इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन मिलता है, उतनी ज़्यादा लर्निंग होती है। और जो हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि अगर कोई बच्चा जल्दी डायग्नोसिस बन जाता है, हमें पता है ये बच्चा हाई रिस्क है, इसको आगे चल के सेरेब्रल पैल्सी होने के चांसेस हैं, और हम शुरू से उसके विजन पे, उसके हियरिंग पे, उसकी चीज़ों पे अगर हम काम करना शुरू करते हैं, तो जो डैमेज पोर्शन है वो तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो आसपास का एरिया है वो डैमेज पोर्शन का भी काम कर लेता है। तो उसको डेवलप करना, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। अब बताएं कि क्या इसका उपचार संभव है, निदान जिसे कहते हैं? एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बताया जो डैमेज हो गया वो हो गया, ठीक है, तो उसको हम कोई भी तरीके से हम कहें कि अनडन करना या उसको रिवर्स करना, वो पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ हमेशा रहेगी, लेकिन जो डैमेज हो गया वो हो गया, अब डैमेज बढ़ेगा नहीं कभी। तो ये एक स्टैटिक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कोई भी डैमेज इसमें बढ़ेगा नहीं, और जो आसपास के एरिया जैसे मैंने बताया वो इन डैमेज एरिया का काम कर सकते हैं, तो ये सारे बच्चे इंप्रूव होते हैं। तो जटिलताएं क्या हो सकती हैं, जिसे कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं? जटिलताओं में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे एक बार मेरे पास आया था एक बच्चा जो कि 3 महीने की बच्चा आया था, मदर लेके आई थी, जो बहुत रो रहा था, केवल एक्सेसिव क्राइंग वाज द डायग्नोसिस और कुछ नहीं था। जब हमने हिस्ट्री ली तो पता लगा हाँ बच्चा देर में रोया था। फिर हमने टेस्टिंग करी तो हमें पता लगा कि बच्चे को कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट है, बच्चे को दिखता ही नहीं है। तो बच्चे को जब दिख ही नहीं रहा तो इसलिए चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी एक्सेसिव क्राइंग जो होती है वो सीजर्स या फिट्स का भी एक फॉर्म होता है, कि फिट्स क्लिनिकली फिट्स नहीं दिख रहे, लेकिन वो एक्सेसिव क्राइंग की तरह प्रेजेंट करता है। तो जो सीजर्स या फिट्स जो होते हैं बच्चों में, वो 45 to 50% ऑफ बच्चे जो सेरेब्रल पैल्सी के होते हैं उनमें फिट्स होते हैं।
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इनमें फिट्स का ट्रीटमेंट कई बार मुश्किल भी होता है और थोड़ा डिफरेंट भी होता है और बच्चों से, और इनके जो फिट्स होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जिस प्रकार के फिट्स हैं उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करना पड़ता है। और अगर ये फिट्स बहुत सटल होते हैं, कई बार पिक ही नहीं हो पाते, और नहीं पिक होते तो उन बच्चों का विकास फिट्स के संग बहुत मुश्किल हो जाता है, आगे विकास होता ही नहीं है जितना भी आप ट्रीटमेंट कर लो। तो एक ये हो गया। दूसरी चीज़, इन बच्चों में फीडिंग के बड़े चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि फीडिंग के लिए भी हमें मुंह की मसल्स काम करती हैं, और ये मस्कुलर प्रॉब्लम है तो ये सारी मुंह की मसल्स में भी मुश्किल होती है। तो और दूसरी चीज़, इनमें कई बार एग्जैजरेटेड गैग जिसको कहते हैं, टंग थ्रस्ट, मतलब कुछ भी रखो और वो बाहर निकालने की बच्चा कोशिश करता है या एकदम उपकाई लेता है। तो फीडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, स्वॉलोइंग बहुत मुश्किल है, ड्रूलिंग, बच्चा थूक निकालता रहेगा। ग्रोथ नहीं होती तो बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, बार बार इन्फेक्शंस होने के चांसेस, बार बार हॉस्पिटल एडमिशन, बार बार आईसीयू एडमिशंस, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इन बच्चों में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कितनी है? अगर हम देखें, जो सेरेब्रल पैल्सी, जैसे मैंने बताया 60% बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, चल भी पाते हैं और आगे का, तो उन बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम जो जैसे नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जो सीवियर केसेस होते हैं, जो क्वाड्रिप्लेजिक सीपी होते हैं, उनकी एज सच सेरेब्रल पैल्सी की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम नहीं होती, लेकिन जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे सीजर हो गया, उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है, या रिकरेंट इन्फेक्शंस या निमोनिया, जैसे रिफ्लक्स बहुत कॉमन है, एस्पिरेशन निमोनिया, बच्चा जो अंदर नहीं जा रहा और बाहर की तरफ आ रहा है, वो लंग्स में चला जाता है, तो ये निमोनियाज जो हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। तो जो डेथ होती है वो इन कॉम्प्लिकेशंस या कोमॉर्बिडिटीज की वजह से डेथ ज़्यादा कॉमन होती है, वो सीवियर केसेस में ज़्यादा होती है। जब काउंसलिंग के लिए आप पेरेंट्स को, अभिभावकों को बुलाती हैं, तो उनके सामान्य प्रश्न क्या होते हैं? सबसे पहला तो प्रश्न यही होता है हर माँ बाप का, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल हो पाएगा, क्या मेरा बच्चा चल पाएगा। तो एक चीज मैं हमेशा पेरेंट्स से बोलती हूँ कि जो डैमेज होना था वो हो गया, अब आगे पहली चीज तो इम्प्रूवमेंट ही हो सकता है। दूसरी चीज, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा बच्चा कितना इम्प्रूव होगा। एक छोटा मापदंड जो लिटरेचर में लिखा है वो ये कि कोई बच्चा अगर 2 साल तक बैठ पाता है तो उम्मीद होती है कि वो बच्चा 6 साल तक चलने ही लगेगा। अगर कोई बच्चा 10 महीने तक क्रॉल कर पाता है, 10 से 12 महीने तक, तो उम्मीद होती है कि वो बच्चा 2 साल के अंदर बैठ पाएगा और फिर चल पाएगा। तो ये एक उम्मीद जगाना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है पेरेंट्स से, और जितनी जल्दी हम इन बच्चों पे काम करना शुरू करते हैं, जितनी छोटी उम्र में काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, तो वो 0 to 3 years एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जहां ब्रेन एकदम मोल्डेबल होता है। हम जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, और एक बच्चे की एक्चुअली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्री ही हम चेंज कर सकते हैं अगर हम छोटे बच्चे पर काम करें। यही हमारी काउंसलिंग की स्ट्रैटेजी होती है। अंत में हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में बताएं कि बचाव कैसे हो सकता है कि इस तरह के केसेस ना हो। पहली चीज़, एजुकेशन, एंड एजुकेशन at school level, adolescent level, education regarding health, nutrition, जो वुड बी मदर्स हैं, जो आगे जाके भावी मदर्स हैं, उनको अपने लिए क्या क्या करना है ना। सप्लीमेंटेशन, जैसे फोलिक एसिड है, जब हम कंसीव करने की सोच भी रहे हैं उसके पहले से हमें फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना है। B12 डेफिशिएंसी, स्पेशली जो वेजिटेरियन मदर्स हैं जिनमें B12 डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस में बहुत कॉमनली, उनका सप्लीमेंटेशन। तो एक हेल्थ, न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, जैसे हम कहते हैं वन ऑफ द कॉजेज जो सेरेब्रल पैल्सी का, टॉर्च इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस जो मदर को हो जब बच्चा पेट में हो, तो उसके लिए जो प्रोटेक्टिव वैक्सीन है, जैसे रूबेला वैक्सीन, MMR वैक्सीन, तो एडोलेसेंट हेल्थ को वो वैक्सीन मिले जिससे वो हो ही ना। प्लस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एंड जो अभी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ, उसको एक्चुअल में कराना। दूसरी चीज़, जो IAP एंड गवर्नमेंट मिलके फर्स्ट गोल्डन प्रोजेक्ट एक बनाया जिसमें हर डिलीवरी एक स्किल्ड पर्सन जो कि नियोनेटल रिससिटेशन में स्किल्ड हो वो अटेंड करे। तो एवरी डिलीवरी एक स्किल्ड पर्सन से अटेंड हो जिससे कोई भी दिक्कत तो वो तुरंत मैनेज हो जाए, जिससे ये सेरेब्रल पैल्सी हो ही ना। तो डॉक्टर श्रुति कुमार, आज आप इस कार्यक्रम में आई और सेरेब्रल पाल्सी कारण, लक्षण और उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।